हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का एक और टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब आप इसको पढ़ने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये एक कुछ नया टॉपिक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये टॉपिक इसके पहले हमने कहीं पर भी क्लास 11th में, क्लास 10th में, 9th में कहीं पर भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो चलो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले जब ये टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसे कहा जाता है। हमने इसके पहले आयोनिक कंपाउंड स्टडी किया, हमने कोवैलेंट कंपाउंड स्टडी किया। अब हमें ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मींस क्या होता है स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मींस होता है ऐसे कंपाउंड्स जो बन रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। किससे बन रहे हैं? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और चलो समझते हैं हम अभी कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। जैसे आयोनिक कंपाउंड बनते हैं आयोनिक बॉन्ड से, हम अगर एग्जांपल ले कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से। अब देखते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जैसे अगर ये पर्सन कोई एक्स है, इसके पास में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये अगर किसी के साथ बॉन्ड भी बनाता है फिर भी इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होता है, कोई अगर पर्सन वाई इसके पास आया जिसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बट फिर भी वो उससे क्या करना चाह रहा है? बॉन्ड बनाना चाह रहा है। तो उसको बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत तो पड़ेगी। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा? एक्स देगा। क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स दे देगा। बोलेगा कि भाई तुझे चाहिए क्या बॉन्ड बनाने के लिए, तो लो ये इलेक्ट्रॉन लो और बॉन्ड बना दो। तो ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय अनइक्वल शेयरिंग। किससे फॉर्म होता है? बाय अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल, हमने कोवैलेंट बॉन्ड स्टडी कर चुका है। कोवैलेंट बॉन्ड मींस क्या हुआ? कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो होता है कि जब आप म्यूचुअल शेयरिंग होती, इक्वल शेयरिंग। जैसे अगर मैं एग्जांपल इसके पहले भी मैंने शायद काफी सारे क्लासेस में बताया हुआ है, फिर भी एक बार रिपीट करूंगी। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड वो होते हैं जैसे कि मान के चलो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि अभी हमें टॉफी खाना है या चॉकलेट खाना है, ठीक है। अब दोनों ने 5 रुपीज इसने कंट्रीब्यूट करे, 5 रुपीज इसने कंट्रीब्यूट करे। दोनों ने कंट्रीब्यूट करके एक 10 रुपीज का चॉकलेट लेकर आ गए, ठीक है। अब जब 10 रुपीज का चॉकलेट आ गया है तो उस 10 रुपीज के चॉकलेट के दोनों ने हाफ हाफ पोर्शन किया और दोनों ने खा लिया, ठीक है। तो ये हुआ कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? देखो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों का फिर से मन हुआ कि भाई चॉकलेट तो खाना है, बट इसने क्या कहा कि मेरे पास 10 रुपीज रखे और ये कह रहा है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास में तो 5 रुपीज भी नहीं है। तो क्या किया? एक ने कंट्रीब्यूट किया, जैसे 10 रुपीज इसने कंट्रीब्यूट किए, एक चॉकलेट लेकर आए और दोनों ने मिलकर आधी आधी खाई। मतलब शेयरिंग तो हुई है बट अनइक्वल शेयरिंग हुई। ऐसे बॉन्ड्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड जो कंपाउंड्स जो रहते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनते हैं उन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। आई होप आपको मैंने ये क्लियर कर दिया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। और यहां पर अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिखूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दोज आर फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोज आर फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से फॉर्म होते हैं और साथ में ही दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, मैंने एग्जांपल लिया K4FeCN6। ये एक मेरे पास में कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब मैं एक दूसरा कॉम्प्लेक्स लेती हूँ और वो है NH4FeSO4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, ठीक है। तो ये है हमारे पास में एक और कंपाउंड है, इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ FeSO4.NH3 होल ट्वाइस SO4। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये दोनों कंपाउंड्स मैंने लिए। अब इन दोनों कंपाउंड्स में आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट कंपाउंड जो है क्या है? ये फर्स्ट कंपाउंड है। इसको क्या होता है जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो या पानी में डालते हो, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है पोटेशियम
फेरोसाइनाइड। नेमिंग कैसे होता है वो भी मैं आने वाली क्लासेस में समझाऊंगी। इसका नाम है फेरोसाइनाइड। तो जब ये पानी में जाएंगे तो ये यहां से टूटेगा, इस तरीके से टूटेगा, तो हमें मिलेंगे पोटेशियम के आयंस मिलेंगे और साथ में फेरोसाइनाइड के आयंस भी हमें मिलेंगे। और जब हम इसकी बात करते तो इसमें देखो हमें किस किस के आयंस मिलते हैं। इसमें हमें Fe2 पॉजिटिव के, Fe2 3 पॉजिटिव के आयन मिलेंगे, SO4 2 निगेटिव के मिलेंगे, NH4 पॉजिटिव के आयंस मिलेंगे, ठीक है। और इस तरीके से तो देखो ये दोनों सॉल्ट्स में क्या डिफरेंस है, सॉल्ट्स में ये डिफरेंस है कि ये जो है ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, जबकि ये FeSO4 बना हुआ है ये वाटर में जाने के बाद में पूरे अपने आयंस को एज इट इज रिलीज कर देता है। तो चलो अभी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके रेलेवेंट कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। और वो कौन कौन से टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट टर्म कौन सा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड टर्म जो है वो है हमारा सेंट्रल एटम और आयन। सेकेंड टर्म कौन सा है हमारा, सेंट्रल एटम और आयन। थर्ड टर्म जो है लिगैंड्स, चिलेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक स्पेसेस। सो चलो वन बाय वन हम इन सभी टर्म्स को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लिखती हूँ और आपको ये समझाती हूँ कि इन टर्म्स को हमने कहाँ कहाँ यूज किया हुआ है। ओके, सो चलो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लेती हूँ। और वो एग्जांपल है, जैसे अगर मैंने ये एग्जांपल लिख लिया है यहाँ पर, देखो यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा मैंने। स्टूडेंट्स इसके नेम कैसे लिखना है वो अभी मैं आपको जैसे ही अपने और क्लासेस लगेगी उस क्लासेस में बताऊंगी कि इसकी नेमिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है। देखो अब ये पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। सो 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। पहला पार्ट तो रहेगा ये सॉरी, ये रहेगा हमारा फर्स्ट पार्ट, और ये जो है ये रहेगा हमारा सेकेंड पार्ट। इसे कहा जाता है, ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं हम इसको, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब हम आते हैं हमारे इस सेकंड पार्ट में जहां पर क्या है, Cl2 है, ठीक है। सो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और Cl2 को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम आयोनाइजेशन स्पीयर। आयोनाइजेशन स्पीयर, तो आप इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन स्पीयर भी कह सकते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन क्या क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट में ये इन्वॉल्व है, इसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल या फिर सेंट्रल आयन। ओके, ये जो है इसे कहा जाता है लिगैंड्स। क्या कहते हैं इसको, लिगैंड्स कहते हैं। चिलेशन क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। और इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो स्टूडेंट ये सभी टर्म्स है किसी भी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो यूज होती है। तो चलो वन बाय वन हम इन सभी टर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो अभी हमारा सबसे पहला टर्म जो है जो हमें यहाँ स्टडी करना है वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देखो कौन सा टर्म है हमारा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये जो टर्म है इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखो इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट में एक सेंट्रल मेटल, सेंट्रल क्या है, सेंट्रल एटम है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेंट्रल आयन है, और एक जो है वो है लिगैंड। ओके, सो सेंट्रल एटम एंड लिगैंड है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है 3 पार्ट में। कौन 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 से होते हैं, फर्स्ट जो होता है वो होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। सेकंड जो है उसे हम कहते हैं एनोइनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनोइनिक कॉम्प्लेक्सेस। और लास्ट जो होता है वो होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, चलो देखते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस वो होता है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जैसे कि ये हुआ Ni
NH3 और यहां आ जाएगा 2 पॉजिटिव। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या कहा हमने, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उस एंटाइटी के ऊपर, कॉम्प्लेक्स को एंटाइटी भी वर्ड यूज किया जा सकता है, किसी एंटाइटी के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसे कहा जाता है कैटोइनिक कॉम्प्लेक्स। एनोइनिक कॉम्प्लेक्स मींस क्या होगा, जैसे सिमिलर, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेंगे हम, एनोइनिक कॉम्प्लेक्स कैसे बता सकते हैं कि जिसमें FeCN6 4 नेगेटिव। तो ये क्या हुआ, एनोइनिक कॉम्प्लेक्सेस मींस क्या हुआ, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। उन कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेट चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। अगर मैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करूं तो FeCO5। अब आप ये कॉम्प्लेक्स देखोगे, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और सच कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, वो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो हमने अभी यहाँ क्या देखा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटल होता है, जो सेंट्रल आयन होता है, लिगेंड्स होते हैं और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर को इन्वॉल्व करके एक ब्रैकेट में रखा जाता है। हम ये भी कहेंगे कि इसमें 3 टाइप्स होते हैं, कैटोइनिक, एनोइनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ, और सेकेंड पॉइंट क्या है, सेंट्रल एटम और आयन। तो सेंट्रल एटम और आयन क्या होता है, दे समझो इस चीज को, सेंट्रल एटम और आयन। सेंट्रल एटम और आयन क्या होता है, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है और जो आयन के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि यहां पर क्या है, ये निकल है। पहले वाले एग्जाम्पल में जब हमने K4FeCN6 देखा तो आयरन हुआ। तो ये क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन आर दोज हु आर टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर एटम्स। सो सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। कहां से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, टेकिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर एटम। जो भी देने के लिए तैयार है उससे क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं और इसीलिए उनको हम यूजुअली लुईस एसिड्स भी कह सकते हैं। दे आर एक्टिंग एज अ लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स मीन्स क्या होते हैं, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी रहते हैं, उन्हें कहा जाता है लुईस एसिड्स। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि एनआई क्या है, सेंट्रल आयन है। क्यों आयन है वो, सेंट्रल आयन क्यों है, क्योंकि इसने किससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने NH3 से इलेक्ट्रॉन लिए हैं और इसीलिए हम ये कहेंगे कि इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल एटम और आयन भी हम कह सकते हैं। अब स्टूडेंट आते हैं हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड कॉन्सेप्ट है लिगैंड्स। अब देखो लिगैंड्स क्या होते हैं, लिगैंड्स इट मींस इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज को क्या कहा जाता है, लिगैंड्स कहते हैं। लिगैंड्स जो है एज अ लुईस बेसिस भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि लुईस बेसिस की भी क्या टेंडेंसी होती है, लुईस बेसिस की टेंडेंसी होती है कि जो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसी और को देना। और लिगैंड्स क्या होते हैं, जैसे इसमें ये NH3 क्या है, लिगैंड है। क्यों, क्योंकि वो किसी को क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। और कौन है वो लेने वाला, सेंट्रल एटम है। तो हमने ये कहा कि लिगैंड्स वो सभी स्पीशीज होती है जिसमें वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और लिगैंड्स को हम जनरली हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं डेंटेट। जिसे लिगैंड्स को और हम क्या कह सकते हैं, डेंटेट भी कह सकते हैं। अब देखो, अब जो है ये लिगैंड्स जो है ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से लिगैंड्स होते हैं देखते हैं। ये होते हैं यूनिडेंटेड लिगैंड, जिसे मोनोडेंटेड भी कहा जाता है। सेकेंड जो है वो होता है बाइडेंटेड लिगैंड, एंड थर्ड जो है उसे कहा जाता है यूनिडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड, और नेक्स्ट जो होता है वो होता है पॉलीडेंटेड लिगैंड। अब देखो
यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगैंड किसे कहते हैं? यूनिडेंटेड लिगैंड उसे कहते हैं जिसके पास में कितने होते हैं? वन डोनर एटम, जिसके पास कितना होता है? वन डोनर एटम होते हैं। यहां पर जब टू डोनर एटम होते हैं, और बाइडेंटेड में कितना होता है? मोर देन टू डोनर एटम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहां पर बताती हूँ, जैसे ये हमारे पास NH3 है, NH3 के पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर H2 के पास में टू इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी है वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है यहां पर वो कितनी इलेक्ट्रॉन्स पेयर किसी को डोनेट करता है। तो इसमें से ऑक्सीजन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, NH3 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो क्या करेगा? किसी को डोनेट कर सकता है। आई होप आप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं CN निगेटिव, तो नाइट्रोजन के पास में भी एक लोन पेयर होती है। ओके, सो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट हमें समझने जैसा है, और वो है एम्बिडेंट लिगैंड्स। एम्बिडेंट लिगैंड्स मींस क्या होते हैं? ऐसे लिगैंड्स जो क्या करते हैं? दोनों तरफ से क्या होते हैं? लिगैंड्स, ऐसे लिगैंड्स होते हैं जो एक एक एटम दोनों तरफ से जो है वो डोनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहां पर बताती हूँ कि एग्जाम्पल कौन सा है। एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा NO2 निगेटिव, और एक आ जाएगा NO नेगेटिव। अब देखो यहां पर ये जो नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है एक लोन पेयर, और यहां पर जब आप देखोगे तो ये क्या कर सकता है? ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है क्या? ये दोनों है तो यूनिडेंटेड ही, एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन की डोनेट कर रहे हैं, बट इनको और भी एक नाम दिया जा सकता है जिसे कहा जा सकता है एम्बिडेंटेड लिगैंड भी इसको कहते हैं। चलो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट क्या है हमारा? जहां पर बाइडेंटेड। अब बाइडेंटेड में देखो मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखती हूँ, CH2 यहां पर आ जाएगा NH2, और ये हो गया NH2। सो ये देखो यहां पर एक ही मॉलिक्यूल में ये क्या है? एक ही मॉलिक्यूल है। इस एक ही मॉलिक्यूल में दो डोनर एटम्स है। कितने एटम्स है? दो डोनर एटम्स है, और इसीलिए इसे कहा जाता है बाइडेंटेड, टू डोनर एटम। और वो दोनों डोनर एटम कौन से हैं? नाइट्रोजन। दोनों डोनर एटम क्या कर सकते हैं? किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। अगर आप इसका नेम देखोगे तो नेम हो जाएगा इथेन 1,2 डाइअमाइन, और सिंपली इसको इन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको? इन भी कह सकते हैं। तो ऐसे लिगैंड्स को कहा जाता है बाइडेंटेड लिगैंड, जहां पर टू डोनर एटम्स जो है वो हो सकते हैं। अब हम इसी के साथ में अभी हम कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं। बाइडेंटेड में एक और आ सकता है, जैसे COO निगेटिव, ये ऑक्सैलेट आयन है, वो भी क्या है? बाइडेंटेड। अब देखते हैं पॉलीडेंटेड, मोर देन टू। तो जैसे कि अगर मैं यहां पर ये एग्जाम्पल लिखूं, CH2, फिर यहाँ NH आ जाएगा, फिर यहाँ CH2 और यहाँ NH2। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर ध्यान से, इस कंपाउंड में कितने हैं? 1, 2, 3, more than 2. Such type of ligands are known as पॉलीडेंटेड लिगैंड, जहां पर डोनर एटम कितना है? मोर देन 2 है। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके तो चलो अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे कि चिलेशन क्या होता है, और ये जो टॉपिक जो है ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है क्लास 12 में। इसका जो डिटेल स्टडी है जो हम हायर क्लासेस में और भी करते हैं। तो नेक्स्ट आ गया है हमारा चिलेशन। अब चिलेशन क्या होता है चलो देखते हैं। चिलेशन समझने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जैसे मैं ये NH2 इस तरीके से लिख लेती हूँ, ये लोन पेयर, फिर यहाँ आ गया CH2, ये हो गया CH2, फिर NH, और ये हो गया यहाँ पर आ जाएगी ये लोन पेयर, और ये हो गया। ये देखो अभी हमने देखा था इन देखा था, तो ये इसी तरीके से इन ही है। अब देखो यहाँ पर एक और ऐसे ही मॉलिक्यूल अगर मिल गया है, देखो ऐसे ही मॉलिक्यूल मिला जो CH2, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास में दो
इथेन वन टू डाइअमाइन के मॉलिक्यूल्स है और बीच में एक सेंट्रल एटम है दैट इज प्लेटिनम। अब क्या हो रहा है देखो, ये सभी डोनर एटम्स क्या करेंगे, ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सेंट्रल एटम को दे देंगे इस तरीके से। देखो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपनी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सेंट्रल एटम को दे दी है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये डोनर एटम बाइडेंटेड, स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं हम, बाइडेंटेड की। जब बाइडेंटेड लिगैंड्स सेंट्रल एटम को जब लोन पेयर देते हैं उस वक्त पे वहां पर रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। क्या होता है, रिंग शेप स्ट्रक्चर तैयार होता है और ऐसे रिंग शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है चिलेट। क्या कहा जाता है उसको, चिलेट कहा जाता है। अब ये चिलेट जो है ये क्या हुआ, रिंग शेप स्ट्रक्चर हुआ, 6 और 5 मेंबर्ड हो सकता है वो। अब ये इस इफेक्ट को और इस फिनोमिनन को कहा जाता है चिलेशन। तो अभी हमने यहां पर क्या देखा, हमने ये देखा कि जब बाइडेंटेड लिगैंड्स किसी मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है, सो जैसे इसको दिया तो जिसकी वजह से ना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, या फिर हम इसको कहते हैं कि चिलेट रिंग भी फॉर्म हुई। क्या कहते हैं इसको, चिलेट रिंग भी वहां पर फॉर्म हुई और इसी फिनोमिनन को कहा जाता है चिलेशन। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया है ये कि किस तरीके से बनता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ सेम, और देखो ये बाइडेंटेड के साथ में ही हो सकता है। जैसे अगर हमने सेम एग्जांपल लिया, यहाँ H2 CH2 CH2 H2, देन ये देखो 2 है, फिर PT, ये Cl और Cl, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं, डोनर एटम इसको दे देंगे। देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर एक क्लोज्ड शेप तैयार हो रहा है, एक रिंग बन रही है और उसे कहा जाता है चिलेशन। और स्टूडेंट हमेशा याद रखो कि जब भी हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जो चिलेट्स जो रहते हैं, इसे चिलेट जैसे मैंने कहा, हम ये कहेंगे कि चिलेट्स आर मोर स्टेबल, चिलेट्स आर मोर स्टेबल। ये चिलेट्स जो होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं देन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और ये ऐसा क्यों होता है, क्यों स्टेबल होते हैं ये कॉम्प्लेक्स, इसके ने ड्यू टू चिलेशन इफेक्ट, जिसकी वजह से, चिलेशन इफेक्ट मींस क्या होता है कि रिंग होने की वजह से उसके काफी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और उसी वजह से उसको कहा जाता है कि चिलेट्स आर मोर स्टेबल देन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज ड्यू टू चिलेटिंग इफेक्ट। अब चलो, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर मींस होता है, देखो कौन सा, कहां पहुंच गए हम, कोऑर्डिनेशन नंबर पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, समझो ध्यान से। कोऑर्डिनेशन नंबर इट मींस जब भी ये लिगैंड्स, ये जो है ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि देखो NiNH3 इसमें क्या हो रहा है कि ये जो Ni का स्ट्रक्चर है इसमें 6 NH3 ने क्या दिए हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए हैं, ठीक है। कितने हैं वो, पूरे टोटल 6 है और इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका कितना हो जाएगा, 6 होगा, ठीक है। यहां पर अभी हम और कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे FeCN6, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। जैसे अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे NiNH3 4Cl2, तो ये देखो ये कितने लिगैंड्स है, 2 लिगैंड्स है, एक लिगैंड जो है वो 4 है और दूसरा कितना है, 2, इसीलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो बॉन्ड्स होते हैं जो, या फिर हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगैंड्स एंड द सेंट्रल एटम। हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लिगैंड्स एंड सेंट्रल आयन और लिगैंड्स ने जितने भी बॉन्ड फॉर्म करे हैं उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और लास्ट, उसे कहा जाता है होमोलेप्टिक, और यहां मैं लिखूंगी हेटेरोलेप्टिक।
होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेम काइंड ऑफ ligands are attached to the central atom। और यहां पर क्या होते हैं, यहां पर जो है वो होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स। यहां पर मैं एग्जाम्पल भी बताती हूँ स्टूडेंट्स कि एग्जाम्पल कौन सा है। यहां पर हमारे पास में हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास में भी ये एग्जाम्पल है Fe, K4, FeCN6, तो यहां पर देखो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। सभी साइनाइड लिगेंड्स है, सेम लिगेंड्स है। और यहां पर मैं अभी कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखती हूँ जिसमें CONH3 4 और फिर यहां पर आ जाएगा NH3 4 हो गया और ये हो जाएगा Cl2। सो यहां पर देखो एक ही टाइप के लिगेंड्स है, सेम लिगेंड्स है, वो Cn नेगेटिव, और यहां पर दो टाइप के लिगेंड्स है, एक है क्लोराइड का और एक है अमोनियम का। सो यहां पर हेटेरो इट मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड इन दैट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर एक ही टाइप के हुए तो वो होमोइलेक्ट्रिक, अगर दो डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स हुए तो उसे कहा जाता है हेटेरोलेप्टिक। सो स्टूडेंट, आई होप आज की इस क्लास में मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए हैं और आप सभी जो है उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर इस चैप्टर को समझना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। एंड आई होप आप सभी को मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो अच्छे से समझ में आता है, और अगर नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज लिखिए और लिखिए कि मैम समझ में नहीं आ रहा है। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।